आइए देखते हैं हम लोग का जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव डेली का क्लास जो चल रहा था उसी सीरीज में आज एक अगला चैप्टर है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल, जो कि 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी के बीच का समय है। तो इसमें आंसर करते चलिएगा सारे लोग, और पिछला वीडियो भी आपका सारा अपलोड कर दिया गया है। जिनका भी क्लास छूटा है या जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जा कर के ज़रूर देख लेंगे। तो ये देखेंगे, इसमें टोटल आपका 70 प्लस प्रश्न है, तो पूरे प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे हम लोग और आप लोग भी कीजिएगा, आंसर फटाफट दीजिएगा। देखेंगे सबसे पहला जो प्रश्न है इस सीरीज का, और इसका पहला जो प्रश्न है वह है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी। आंसर करेंगे, पुष्यमित्र ने किया था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र ने किया था। दूसरा प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। सही आंसर हो जाएगा सेनापति, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वासुदेव। चौथा देखेंगे, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर हो जाएगा सिमुक, ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे पांचवा प्रश्न कहता है कि सातवाहनों ने अपनी पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अधीन। ये वाला अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, मौर्यों के अधीन। 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में किसके यहाँ काम किया था, तो मौर्य के अधीन। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म बन गया था। 6 का आंसर करेंगे, तो कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण नेता था, बाद में बौद्ध बन गया था। 7वां, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। गांधार कला किसका मिश्रण है, भारत और ग्रीक शैली का, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8वां, कनिष्क की राजधानी थी कहाँ पर, पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। आंसर कीजिए, पेशावर का। पुरुषपुर जो है पेशावर का दूसरा नाम है। 10 नंबर है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। चरक किसका चिकित्सक थे, तो कनिष्क के, ऑप्शन नंबर डी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है गांधार कला, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर है कि संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। कुषाण काल के जो मूर्ति है वो मथुरा कला में यानी कि मथुरा संग्रहालय में सबसे ज़्यादा कुषाण काल की मूर्ति है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्का, तो ये कुषाण ने जारी किया। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं, तो ये हो जाएगा सीसा के, सीसा। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। सब छोटे छोटे प्रश्न हैं मगर इम्पॉर्टेंट है। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये जो है सातवाहनों में जो कनिष्क के समकालीन कौन था, ये कनिष्क के समकालीन का बात कर रहा है, तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये 3 हमेशा पूछते रहता है, ठीक है, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र वाला। 17 नंबर, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की, तो ये किया गया था सातवाहनों द्वारा। ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु को कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री जमीन देता था। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा 18वां नंबर कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया है, तो यवनिका की शुरुआत किया था यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया है, तो महान रेशम मार्ग आरंभ किया था कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर चलाई थी, तो सोने की मुहर कौन चलाएगा, कुषाण शासकों ने। बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाएगा कुषाण शासकों ने। आगे चलते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में। चरक, नागार्जुन, वसुमित्र, ये सभी कनिष्क के समय में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था।
कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के समय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में है। प्रश्न है 24 नंबर की प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र हुआ है वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र में, यानी कि आंध्र प्रदेश के हिस्सा में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान? सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? खारवेल का कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल। गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना हाल ने किया है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी कौन सा? प्राकृत। और 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सातवाहनों की, 1 मिनट, हाँ 30 है ना, 30 नंबर का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी प्राकृत थी। 31 नंबर निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल, इसके सही कालक्रम को लगाना है। तो पहले आ जाएगा शुंग, पहले शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, तब चोल। 32 नंबर मौर्य साम्राज्य, चलिए 32 नंबर कहता है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत पर आक्रमण सबसे पहले बैक्ट्रियन या ग्रीक ने किया था। 33 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची एक दूसरे से प्रयोग करना है। तो सूची 1 में है शासक, दूसरे में है उपाधि, तो मिलान कीजिएगा। तो अशोक का नाम यहाँ देखिए, अशोक का नाम प्रियदर्शी, कनिष्क का नाम देवपुत्र, खारवेल का कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त का विक्रमादित्य। ध्यान से, अशोक का प्रियदर्शी, कनिष्क का देवपुत्र, खारवेल का कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त का क्या है? महेंद्रादित्य। हाँ, ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का है। हाँ, इस एक बार फिर से इसको सुधारेंगे, गलती हो गया। देखिए, अशोक का प्रियदर्शी, कनिष्क का देवपुत्र, खारवेल का कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त का महेंद्रादित्य, अब सही है, और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन सा है। ऑप्शन नंबर 5, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। आइए 34 नंबर, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत होगा प्रारंभ हमारा 58 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा 58 ईस्वी पूर्व, 58। आगे 35 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है संवत्सर और दूसरा में है किस समय से गणना। तो विक्रम संवत देखिए, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी और कली संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी, विक्रम 58 ईस्वी पूर्व, शक 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर जो है 320 और कवि संवत्सर जो है 3102। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली सातवाहन। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नव वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को कौन हराया था? पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने।
41 नंबर, कथन है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे और कारण है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि थी। तो 41 का दोनों एक नंबर सही है, दूसरा नंबर गलत है, यानी कि ये सही किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चोल का जो है नौसैनिक ज़्यादा मजबूत था। आगे 42 का देखेंगे, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। भारतीय और यूनानियों का जो शैली है वो गांधार शैली। 43 है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? महायान, ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। हाँ, महान वैयाकरण पतंजलि जो था वो समकालीन था समोसा खाइएगा ना। पुष्यमित्र शुंग का। आगे है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? सबसे लंबा अभिलेख 46 का शक राजा रुद्रदामन द्वारा सबसे लंबा अभिलेख संस्कृत भाषा में शुद्ध संस्कृत में जो है जारी किया गया। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस गोंडोफर्निस। सेंट थॉमस जो कि ईसाई धर्म प्रचारक था, गोंडोफर्निस के शासनकाल में आया था। अगला है हमारा 48 नंबर कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कडफिसस दूसरा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? कडफिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्रा प्रणाली का प्रयोग किया? छत्रा प्रणाली शकों ने, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? त्रातार, तो शक ने। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। यूनानी बाई एस के याद रखिएगा, बाई एस के। आगे 52 नंबर है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया किसके द्वारा? ग्रीक द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार लाया गया था ग्रीकों द्वारा। 53 नंबर कहता है कि ईसाई पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? उत्तरी अफगानिस्तान में बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, वो बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया जो है एक शासन है, यूनानी राज्य है। आगे हाँ, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था जब चारों मिक्स रहे तो? कसारपन। सोना, चांदी, तांबा और सीसा का मिश्रण कसारपन कहलाता है। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? रोम के साथ तमिल एवं चेर का। रोम के साथ तमिल और चेरों का हुआ था। 56 नंबर आएंगे। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य बताना है? तो कोचीन असत्य। बाकी बारबैरिकम, बेरीगाजा, भड़ौच और अरिकामेडु। बारबैरिकम, अरिकामेडु और बेरीगाजा, भड़ौच ये सभी सत्य है, मौर्य उत्तरकालीन बंदरगाह है। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुकू नाम से संबोधित किया गया है? अरिकमेडु को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के नाम से पोडुकू नाम से संबोधित किया गया। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? हिंद यूनानी राज्य की स्थापना डेमेट्रियस, ऑप्शन नंबर ए। 59 निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? मिनांडर जो है अपने पुत्र को हाथ में दे दिया सत्ता और बौद्ध भिक्षु बन गया। कुषाणों का संबंध था किससे? चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष। हाँ, अश्वघोष था। चलिए अगला है 62 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है इंडो ग्रीक को मिलाएंगे किससे? तो हिंद यवन, शक हो जाएगा सिथियन और पार्थव हो जाएगा पल्लव।
हाँ, सीधा सीधा है। इंडो ग्रीक को हिंद यवन कहा गया, शक को सिथियन कहा गया और पार्थव को पल्लव कहा गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए कुछ और प्रश्न बचा है। 63 नंबर। एक तरफ है राज और दूसरी तरफ है राजधानी, सुमेलित करना है। तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा, चेदी वंश की राजधानी कलिंग, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान, कुषाण की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर। एक बार फिर से, शुंग वंश की राजधानी विदिशा, चेदी वंश की राजधानी कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठान, कुषाण का फिरोजपुर या पेशावर। ऑप्शन नंबर ए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि धारण की थी? सीजर की उपाधि किसने धारण किया था? कुषाण ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीजर यानी कि कैसर की उपाधि। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो भरहुत का स्तूप, साची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार और भाजा स्तूप। ध्यान देंगे शुंग काल में। यहाँ पर जो साची स्तूप वाला है ये कंफ्यूज करे वाला प्रश्न है, ठीक है। साची स्तूप अशोक के समय में मौर्य काल का है, मगर उसकी वेदिका और तोरण द्वार जो है ये शुंग काल में हुआ, तो ये ध्यान रखना है। बाकी भरहुत का स्तूप और भाजा स्तूप ये सभी शुंग काल में। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? कौन सा ग्रंथ? तो बृहत कथा। बृहत कथा किसका है? तो हाल के समकालीन गुणाढ़। 67 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है जो बताना है। तो 67 का देखेंगे। सिर्फ 3 नंबर जो है कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया, ये सही है। बाकी सब जो है वो गलत है, इसलिए छोड़ दीजिए। आगे 68 नंबर पे। 68 नंबर कहता है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने का सिक्का, नियमित रूप से? तो कुषाण ने नियमित रूप से सोने का सिक्का कुषाण ने चला। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से। चेदी वंश। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्ररमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या कह रहा है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 71 नंबर कहता है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में सही है? तो इसमें देखेंगे आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी जो है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती है। और दूसरा एक कहता है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा मौर्योत्तर काल से संबंधित, जो कि लगभग 70-71 पर था। आइए साथ में इसको संगम काल कर लेते हैं। संगम काल में कुल 30 प्रश्न हैं, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में ये भी समाप्त हो जाएगा। चलिए देखेंगे संगम काल का पहला जो प्रश्न है वो। संगम काल में कहता है पहला कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी या पत्तिनी की मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया है? तो सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन जो है लाल चेर के नाम से जाना जाता था, चेर वंश का शासक था, कन्नगी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। तीसरा है तमिल भाषा का मणिक मेलकई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तोलकापियम। संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण तोलकापियम। 5वां है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम में नहीं हुआ वो बताना है। तो कदम्ब का नहीं हुआ। बाकी संगम में चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य का संगम में वर्णन मिलता है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर जो है ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। 7वां प्रश्न तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो तोलकापियम का संबंध व्याकरण और काव्य से है। ऑप्शन नंबर सी। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है?
तो कुरल का जो संकलन है वो तमिल भाषा में है, ऑप्शन नंबर बी। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? 3 संगम तो हो जाएगा पांड्य के समय में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? पांड्य में। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूलनार। मामूलनार ने कहा हाँ कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। 11 नंबर, सुमेलित करना एक राज्य है और दूसरा राजकीय चिन्ह है। तो 11 का सुमेलित कीजिए। चेर, चेर की राजकीय चिन्ह धनुष, चोल का बाघ, पांडे का मछली। एक बार फिर से चेर का धनुष, चोल का बाघ, पांडे का मछली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, पांडे जी मछली नहीं खाते हैं ना, इसलिए। 12 नंबर, पुस्तक है और लेखक है, सुमेलित कीजिएगा। तोल्कापियम, तोल्कापियर, शिल्पाधिकारम, इलांगो आडिगल, मणिमेकलई, शीतलय सतनार और जीवक चिंतामणि तिरुत्तकदेवर, ऑप्शन नंबर ए। तोल्कापियम, तोल्कापियर, शिल्पाधिकारम, इलांगो आडिगल, मणिमेकलमई, शीतलय सतनार और जीवक चिंतामणि तिरुत्तकदेवर, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर आएंगे। नाम इन लोग कैसा रहता है कि 13 नंबर, एक तरफ है क्षेत्र और दूसरा तरफ है अर्थ। कुरिंजी, कुरिंजी का अर्थ क्या है? पहाड़ी। पालई, पालई का अर्थ क्या है? मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुल्लाई, मुल्लाई का मतलब क्या है? जंगल। मरुदम, मरुदम है कृषि भूमि और नेउल है तटीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से, पहाड़ी को कहा जाता है कुरिंजी, मरुभूमि या निर्जन स्थल को पालई, जंगल को कहा जाता है मुल्लाई, कृषि भूमि को कहा जाता है मरुदम और तटीय प्रदेश को कहा जाता है नेउल। फिर से एक बार, कुरिंजी को क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। पालई को साथ में बोलते रहिएगा। पालई को मरुभूमि या निर्जन स्थल, मुल्लाई, मुल्लाई को जंगल, मुल्लाई जंगल, मरुदम, मरुदम को कृषि भूमि और नेउल, नेउल तटीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। एक दो बार और पढ़िएगा। आगे 14 नंबर, एक तरफ है संगम और दूसरे तरफ है अध्यक्ष। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्यस, दूसरा के अगस्त एवं तोल्कापियर, दूसरा का में अगस्त और तोल्कापियर और तीसरा में नक्कीरर, नक्कीरर, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम संगम का अगस्तस से, दूसरा का अगस्त और तोल्कापियर और तीसरा का नक्कीरर। चलिए 15 नंबर, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्कापियम। कपाटपुरम या अलवय में जो संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ तोल्कापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य का, ऑप्शन नंबर बी। हाँ। 17 नंबर, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? स्ट्रेबो के अनुसार पांड्य नरेश। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व में लगभग एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है क्या? क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे तमिल भूमि का बाइबल। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को तमिल भूमि का बाइबल कहते हैं। 19, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसको? शिल्पाधिकारम को। तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम को। चलिए कुछ और बचा है। आइए 20 नंबर, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है किसको? मणिमेकलई को। तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेकलई। पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की है? कारिकाल, ऑप्शन नंबर ए। पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। चेर का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस, मुजरिस। आगे 23 नंबर, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? किसके लिए है?
तो कावेरी डेल्टा के लिए। आगे 24 नंबर, एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है प्रख्यात शासक। तो 24 का देखेंगे क्या कहता है। चेर, चेर का शासक कौन था, सेनगुट्टुवन। चोल, चोल का कार्यकाल, और पांड्य का नेंडुजेलियन, नेंडुजेलियन। हाँ, सेनगुट्टवन चेर का कार्यकाल चोल का, नेंडुजेलियन पांड्य का। ऑप्शन नंबर ए। 25 प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती की सीप क्या है, मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र में निकलते थे। कहाँ से निकलता था मोती के सीप, कोलचे से निकलता था मोती के सीप। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था। बीरकल या नाडुकुल, बीरकल या नाडुकुल क्या है, तो गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीर सम्मान के लिए एक पत्थर था बीरकल। 27 प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं, समान है मुरुगन। आस्कंद या कार्तिकेय, आस्कंद या कार्तिकेय के समान है मुरुगन। हाँ 28 संगमकालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता है। कौन, को और मन्नन ये सभी राजा को डिनोट करता है। कौन को मन्नन, कौन को मन्नन राजा। आगे निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे, नीचे सही कोट में उत्तर चुनना है। टोंडी और मुसीर, टोंडी और मुसीर जो है ये संगम काल के पश्चिम में तट पर स्थित बंदरगाह है। अगला 30 नंबर है महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है, कथानक में जैन तत्व। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है, तो कथानक में जैन तत्व। मणिमेखलाई के लेखक कौन है, शीतले सतनाम, सतनाम। हाँ तो चलिए ये हमारा संगम काल भी समाप्त हो गया और इस प्रकार हम लोग लगभग 100 प्रश्न भी कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो उम्मीद करेंगे ये अच्छा लगा होगा। बाकी गुप्त काल अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे गुप्त काल को, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट किया करें और ये वीडियो डेली कंटिन्यू देखा करें। आपको डेली वीडियो 3 बजे तक दोपहर में अपलोड कर दिया जाता है। तो उम्मीद है बने रहेंगे आप हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।